Hello dear, welcome you all to the discussion of CBSE मैथमेटिक्स पेपर of टर्म वन एग्जामिनेशन जो कि ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर्स को ताकि हम आंसर्स की को मैच कर सकें और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर से अंदर एग्जामिनेशंस देने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स आई एम होपिंग दैट द पैटर्न वुड बी ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। बट अगर नहीं भी हैं तो जैसा कि आपको पता है एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग एज अ होल द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट ओनली द प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, केवल सॉल्व करना है तो कलम उठाया और फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया और फिर खत्म कर दिया और आंसर मिलाया और घर गए। सो एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन है ना वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली में, क्योंकि जो पेपर दे चुके हैं हाँ, वो बोलेंगे कि अब टर्म टू के एग्जाम आ रहे हैं, अब टर्म टू एग्जाम आ रहे हैं तो वाई एक्चुअली आई वुड स्टडी टर्म वन। सो इट इज फाइन एज वेल है ना कि फर्स्ट टर्म हो गए तो फर्स्ट टर्म का सिलेबस को क्यों पढूं, सेकंड टर्म का पढ़ना है तो सेकंड टर्म का पढ़ेंगे। सो ये ज्यादा स्पेसिफिक वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो कि अगले ईयर एग्जामिनेशन जो है वो टर्म वन बोलो या फिर जो भी पैटर्न हो जिसके अंदर नंबर सिस्टम या फिर जितने भी चैप्टर्स टर्म वन के हैं उसमें से कोई चैप्टर आ रहा हो तो उसका कॉन्सेप्ट हम चूंकि यहाँ डिस्कस करेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, सो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर किए हैं इस सीरीज के अंदर, सीबीएसई का जो पेपर सॉल्विंग है। तो 8 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन जो है हम एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन होता है वीडियोस का और इन द इंटरवल ऑफ 10 to 15 एक्चुअली। तो होता क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के चक्कर में ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, दिस इज एक्चुअली डिस्कशन कोर्स जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट, एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स रीड व्हाट द क्वेश्चन इज। द क्वेश्चन सेज two positive numbers, write it, two positive numbers have HCF as 12 and their product is 6336, right? So कहते हैं कि दो नंबर्स हैं आपके पास है ना, मान लो नहीं पता है ए और बी, मान लो एक्स और वाई, मान लो जो मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका HCF केवल 12 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो ये होना चाहिए एंड दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स इज। कहता है कि दो नंबर है आपके पास, HCF उनका 12 है, प्रोडक्ट 6336 है एंड यू हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर एक्चुअली पॉसिबल। मतलब कितने पेयर पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बोलूं आपको कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 12 है, तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। अगर मैं ये बोलूं कि दो नंबर हैं, दो पॉजिटिव नंबर स्पेशली, उनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है, तो बताओ कितने पेयर्स पॉसिबल है। तो बहुत सारे बच्चे चिक चिक के आंसर देंगे कि एक हो जाएगा 1 और 12 तब भी प्रोडक्ट 12 आ जाएगा, 2 और 6 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 12 आ जाएगा, 3 और 4 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, इस तरह से है ना। तो उसी तरह का क्वेश्चन ये है कि दो पॉजिटिव नंबर है, आपका HCF दिया है, प्रोडक्ट दिया और पूछा है कि कितने पेयर्स ऑफ नंबर पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो बात करी जा रही है दो नंबर्स की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दो नंबर्स को फटाफट A और B जो है तुम मान लो, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, रैंडम नंबर मानना है। और चूंकि उन्होंने बोला है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए कि A और B क्या है, पॉजिटिव, ताकि कोई दिक्कत बाद में ना हो, निगेटिव वाले केसेस को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो पहला कंडीशन ये दिया उन्होंने कि जो HCF है, ये थोड़ा सा सेटल कर लेता हूँ, लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि जो दो नंबर्स हैं A और B, उनका HCF आपको 12 रखना है और जो उनका LCM रखना है दो नंबर्स का, वो आपको रखना है 6336। अच्छा, जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी है ना, उनको एक रिजल्ट याद होता है, जिन्हें नहीं याद है वो नोट कर ले इसी के थ्रू है ना, वो याद रखेंगे आगे से। एक रिजल्ट होता है जिसका यूज आपको जो है वो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। वो रिजल्ट ये होता है कि अगर आप किसी दो नंबर का HCF निकालें है ना और उन्हीं दो नंबर्स का LCM निकालें और दोनों निकाल के प्रोडक्ट कर लो, तो वो जो प्रोडक्ट आता है ना HCF और LCM का, वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, ठीक है ना। मतलब A इंटू बी के बराबर आएगा। मतलब रिजल्ट ये है कि इफ यू हैव टू नंबर्स A and B and if you calculated the HCF of the two number, the LCM of those two numbers, and if you actually multiplied both the numbers, then the value of the multiplication that you would get upon multiplying an HCF and LCM, the value would be actually equal to the product of those numbers in itself as well. So ये रिजल्ट आपको जो है वो पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। फिलहाल अगर आप अगले साल के एस्पिरेंट्स हैं है ना, तो आप क्या करें कि आप केवल इस रिजल्ट को जो है वो याद करके आगे बढ़ें, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी फॉर्मूले के अंदर हम इस वैल्यूज को रखें जो हमें दिया गया है,
कि HCF 12 है और LCM जो है वो A और B का, तो आपको यहाँ पे 6336 मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो है वो LCM जो मिलेगा आपको तो A and B, that would be 6336 upon 12 and that would be coming out as 12 5 जा 60 ना, 3 बच गया तो 12 2 60 और ये हो जाएगा ये 528 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 12 5 60 लगाओगे 3 बचेगा, फिर ऊपर से 3 आएगा तो 33 हो जाएगा, 12 2 24 होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, फिर 6 से उतारोगे तो 96 बन जाएगा, जो कि 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इतना आइडिया लग गया कि अच्छा जो दो नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या है कि उनका एलसीएम जो है वो 528 आएगा, ठीक है ना। वैसे तो इस सवाल के अंदर इन्होंने एलसीएम नहीं पूछा है, उन्होंने पेयर्स ऑफ नंबर पूछा है, बट मान लीजिए कि अगर आपसे एग्जाम में उनका एलसीएम पूछा होता तो आपका आंसर जो है वो ये होता। अब जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। उन्होंने हमसे पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स पूछे हैं नंबर्स के लिए, ठीक है ना, जो कि जिनका HCF 12 है। तो अच्छा, क्या आपको HCF का फुल फॉर्म पता है क्या? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास दो नंबर ऐसे हैं जिनमें कॉमन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो 12 से बड़ा कॉमन फैक्टर को नहीं आ सकता है। मतलब A के अंदर भी 12 का एक फैक्टर मौजूद है और जो B नंबर है उसके अंदर भी एक 12 का फैक्टर मौजूद है। अब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि केवल 12 का फैक्टर मौजूद है, दे आर एक्चुअली सेइंग दैट इनमें और इनमें कॉमन है 12 का फैक्टर। इसमें भी कुछ मल्टीप्लाइड नंबर हो सकता है, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाइड हो सकता है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि नंबर एग्जैक्टली 12 है, दे आर सेइंग दैट कि ए और बी में कॉमन जो फैक्टर आ रहा है ना वो 12 का आ रहा है। तो हमने क्या किया कि ए के अंदर भी एक 12 का फैक्टर इंक्लूड कर लिया, बी के अंदर भी एक 12 का फैक्टर इंक्लूड कर लिया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो y है और जो x है ना, यहाँ पे एक चीज कंडीशन में मान रहा हूं कि x एंड y हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने नंबर मान लो a को माना 12 का मल्टीपल, b को भी मान लिया 12 का मल्टीपल, तो अभी HCF तो आपको दिख रहा है 12, अच्छा हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, लेकिन अगर y और x में भी कोई कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो मान लो 2 मिल गया कॉमन फैक्टर, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब तो फिर जो अपना कंडीशन उन्होंने बोला है कि HCF 12 होना चाहिए वो तो वैलिड नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या बोला है, नंबर A को 12y और नंबर B को 12x माना है ना, क्योंकि HCF उन्होंने बोला था 12 है, और मानते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि x और y जो है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट है नंबर्स का, ठीक है ना, प्रोडक्ट जो नंबर्स का है वो है 6336 के बराबर। तो अगर हमने नंबर A को मान लिया है 12y और नंबर B को हमने मान लिया है 12x, तो अगर हम प्रोडक्ट निकाले तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। क्या आपको दिख रहा है सारी चीजें? ऑफ कोर्स दिख रहा होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा xy, यहाँ पे 6336 है आपका। तो अगर इसको राइट हैंड साइड से ये दोनों 12 को लेके आओगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में जाकर के डिवाइजन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डिवीजन करते हैं तो ये पहली बात तो ये अभी सॉल्व किया था ना कि जब 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 528, और जब 528 को भी 12 से डिवाइड करोगे तो 12 4 जा 48 बचेगा 4, फिर से 8 आ जाएगा तो 48, तो आ जाएगा 12। तो मतलब हमें ये मिला कि xy इज इक्वल टू 44 होना चाहिए। अच्छा, x और y क्या है? हमने दो नंबर्स माने हैं बेसिकली, और दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 44 है तो पॉसिबल पेयर्स पहले बताओ, है ना। अभी हमने एक सवाल किया था कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 12 है तो पॉसिबल पेयर कैसे निकालते हैं कि 1 इंटू 12 हो जाए, 2 इंटू 6 हो जाए। उसी तरह से आपको बताना है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 44 आ रहा है तो वो दो नंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो एक बच्चा बोला कि 1 इंटू 44 हो जाएगा, एक बच्चा बोला कि 2 और 22 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 44 हो जाएगा, एक बोला कि 4 इंटू 11 आ जाए। फिर बाकी बच्चे सोचते रह गए, फिर बोला कि चलो बस करो, इतने ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं कि देखेंगे कि अच्छा x और y कितने पॉसिबल पेयर आ गए, तो बोलेंगे अच्छा ऐसा करो कि देखो एक बार ये ले लेंगे पेयर, एक बार ये पेयर ले लेंगे, एक बार ये पेयर, तो 3 पेयर पॉसिबल हो गए। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये है कि हमने मानते समय इस बात का ध्यान रखा था कि x और y का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि x और y का कॉमन फैक्टर मिला तब फिर दोनों का HCF 12 रहेगा ही नहीं, तो जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है वो एक्चुअली फुलफिल्ड होगा ही नहीं और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप जब पेयर्स को बोल रहे हो 1 और 44, तो ये देखते जाओ कि जो पेयर बोल रहे हो उसके अंदर जो नंबर है
उसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना। तो देखो 1 और 44 में कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर है भी तो 1 है, तो अगर 1 होगा भी तो कोई 12 इंटू 1 12 ही रह जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एचसीएफ में। तो ये वाला पेयर अपने को चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 2 और 22 ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है 2 का, तो इसके पास भी 2 का फैक्टर है, इसके पास 2 इंटू 11 है, तो 2 का फैक्टर इसके पास भी है, तो एचसीएफ 12 के बजाय 24 हो जाएगा अगर आप एक्स और वाई को इन मानोगे तो आपका ये नंबर वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो गया। और ये 4 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। 11 एक क्या है? प्राइम नंबर है ना, जो कि एक्चुअली खुद से और एक से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी अपने को चलता है। एक बहुत ही बेहतर सवाल, एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम उन्होंने पूछा है सीबीएसई वालों ने, सो एक्चुअली कांग्रेस है ना, कांग्रेचुलेट देम एक्चुअली, खास करके उसे जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया है। एंड ऑफ कोर्स आज से पहले ऐसे जो है ट्रिकी सवाल नहीं बोल सकता इसे, ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते थे, बट इस बार उन्होंने ऐसा पूछा है तो उसके लिए उन्हें कांग्रेचुलेशन मिलना चाहिए। गुड क्वेश्चन एट ऑल। सो आइए से क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। कितने पेयर्स पूछे थे उन्होंने? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 पेयर टोटल पॉसिबल हमारे पास है। कुछ बच्चे गलती में क्या करते हैं कि 3-3 पेयर मार देते हैं, तो बी केयरफुल, ऐसे केसेस को आप इग्नोर करके चले। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन के अंदर कुछ खास है नहीं। कहता है कि आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, 2 इक्वेशन, एक बोल रहा है y इक्वल टू 2 और एक बोल रहा है y इक्वल टू 3 -3। इस क्वेश्चन को तो वैसे 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सीरीज था हमारा बोर्ड से पहले जो हमने किया था, एक्चुअली उसके अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिया था, एग्जैक्ट यही ऑप्शन था और हमने उसको सॉल्व भी किया था वहां पे। तो क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो पहला इक्वेशन बोल रहा है कि मैं तभी खुश हूं जब y 2 रहेगा, दूसरा वाला बोल रहा है मैं तब खुश हूं जब -3 रहेगा। तो क्या दोनों एक साथ खुश हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। कोई बोल रहा है कि हम 2 होंगे तब खुश है, वो बोल रहा है कि हम -3 होंगे तब खुश है, और दोनों है तो एक ही चीज। तो एक टाइम पे या तो y 2 हो सकता है या तो y -3 हो सकता है। y कैन नॉट टेक साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ 2 and 3 एट द सेम टाइम, राइट? सो एक्चुअली में दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं एक साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नो सोल्यूशन। फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y -2 इज इक्वल टू 0, है ना। बच्चों को पसंद नहीं आता ये वाला जो मैंने मेथड बताया कि y खुश तब है जब उसको 2 मिलेगा, ये y खुश तब है जब -3 मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपको इस इक्वेशन को बहुत अच्छे फॉर्म में लिख लें। तो ये एक्चुअली में आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन, इसको भी अज्यूम कर लें, इसको भी एक लीनियर इक्वेशन अज्यूम कर लें। और आप देख सकते हैं कि जो C1/C2 आ रहा है ना, दैट इज -3/2 आ रहा है, जो कि अगर आप A1/A2 निकालेंगे तो A1/A2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो B1/B2 जब कैलकुलेट करने जाओगे तब तो वो तो क्या है आपके पास 1 है, तो B1/B2 अगर C1/C2 के बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जो भाई नो सोल्यूशन आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वो उस तरह से देख सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट द वेरी सिंपलेस्ट थिंग इज ये वाला इक्वेशन बोल रहा है y2 चाहिए, ये बोल रहा है -3 चाहिए, तो दोनों एग्री तो कर नहीं रहे एक साथ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। और ध्यान रखिएगा पढ़ाई से भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, फैमिली मेंबर्स को टाइम देना और कोई बहुत सारी नई चीजों को एक्सप्लोर करना और वर्किंग हैबिट्स को डेवलप करना। तो इन्हीं सब मैसेज के साथ मैं छोड़ता हूँ आपको, मिलता हूँ आपसे लेक्चर नंबर 6 के अंदर विद सम मोर प्रॉब्लम्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बॉडी।